एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूब ऑफ हर्षा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम 3 वीडियोस में इस चैप्टर को देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड पार्ट 3 में इसका एक क्विक रिविजन और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर का जो हेडिंग है पहले उसको ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें हमें सीखना क्या क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स जो क्रॉप होता है, फसल जो होती है ना, जो खेतों में उगाई जाते हैं, फसल का उत्पादन किस तरीके से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा जाता है, और उसका मैनेजमेंट मीन्स उसका स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, मार्केट्स तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना, उसको स्टोर कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में यही बेसिकली जितनी भी प्रैक्टिसेस फार्मर्स यूज़ करते हैं उनको हम देखते हैं। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से। ओके, क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? पहले तो समझते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर मीन्स खेती। खेती, जब आप एक बहुत बड़े फार्म में बहुत सारी चीज़ें आप उगाते हो ना, लार्ज स्केल, है ना, एक बहुत बड़े नंबर में आप कोई चीज़ उगाते हो। सपोज़ आपने अपने घर के गार्डन में 3-4 पौधे लगाए हुए हैं, प्लांट लगाए हुए हैं टमाटर के, तो आप कहोगे कि आपने टमाटोज़ के प्लांट्स लगाए हुए हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपने पूरे के पूरे फार्म में टमाटर के प्लांट्स लगाए हुए, तो आप उसको लोग ये कह देंगे कि आपने टमाटर की खेती की हुई है। तो ऐसे खेती किसी भी चीज़ की हो सकती है, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मीन्स खेती। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई? बिफोर 10,000 BCE जो लोग थे वो नोमैडिक थे, है ना, पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स घुमंतू थे, वो एक जगह रुकते नहीं थे। ठीक है, क्यों रुकते नहीं थे? क्योंकि उनको जहाँ भी खाना पानी, जहाँ पे भी रहने की जगह मिले, जहाँ पे भी उनको कहीं ठहरने की जगह मिले, वो वहीं पे ही मूव कर जाते थे, है ना, लिखा हुआ है दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर की खोज में वो जो लोग थे वो इधर उधर ट्रैवल करते रहते थे। वो क्या खाते थे जब वो ट्रैवल करते थे? तो कच्ची फ्रूट, कच्ची सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें खाते थे, और उसके साथ साथ वो उन्होंने एनिमल्स की हंटिंग भी शुरू कर दी थी। ठीक है, एनिमल्स को भी हंट करके वो खाने लगे थे। बट धीरे धीरे जब टाइम बीता और धीरे धीरे वो सेटल होने लगे, कुछ ऐसी जगह से नदी के किनारे वो जो लोग थे वो सेटल होने लगे। जब सेटल होने लगे तो उन्होंने चीज़ें उगानी शुरू कर दी, जैसे कि वीट और राइस और इस तरीके से दूसरे फूड क्रॉप्स भी उन्होंने उगाने शुरू कर दिए, और वहीं से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो जैसे कि इस चैप्टर की हेडिंग में सबसे पहला जो वर्ड है वो है क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है? व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन on a large scale, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay, जब एक ही तरीके के, एक ही काइंड के बहुत सारे प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी तादाद में उगाए जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं क्रॉप। क्रॉप का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है फसल। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया कि एक बहुत बड़े फील्ड में अगर आपने वीट के प्लांट्स, किसी भी चीज़ के आपने प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो उसको कह दिया जाएगा कि ये वीट का क्रॉप है, यानी गेहूं की फसल है ये। ठीक है, तो अब ये जो क्रॉप्स होते हैं इनके मेजरली 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा, क्रॉप्स के टाइप्स किस तरीके से बदलते हैं डिपेंड करता है कि किस सीज़न में वो क्रॉप्स हो रहे हैं, किस जगह पे वो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगहों के टेम्परेचर, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के रेनफॉल कंडीशन सब अलग अलग हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे ठंड के हिसाब से जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी होते हैं वो वहाँ पे उगाए जाते हैं। सिमिलरली कुछ एरियाज़ में बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे उस तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे क्रॉप्स की कैटेगरीज बदल जाती हैं। तो मेजरली जो मोटा मोटा देखा जाए तो 2 तरीके के क्रॉप्स हमें पता हैं।
एक है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में होने वाले क्रॉप्स को कहा जाता है। रेनी सीजन इंडिया में जनरली जून टू सितंबर होता है और इस सीज़न में होने वाले जो भी क्रॉप्स हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैडी मीन्स धान, चावल, है ना, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में उगने वाले क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहते हैं। विंटर सीजन जो है वो इंडिया में जनरली अक्टूबर टू मार्च लाई करता है। तो इस सीज़न में जो भी क्रॉप्स उगते हैं जैसे कि वीट, ग्राम, पी, है ना, सरसों, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको क्या कह दिया जाता है, रबी क्रॉप्स की कैटेगरी में ये आते हैं। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. बहुत सारी जगहों में गर्मियों के मौसम में सब्जियां, दालें, पल्सेस, दालें, है ना, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा कि क्रॉप क्या होता है और क्रॉप के दो टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि क्रॉप्स की पैदावार करने के लिए, मीन्स क्रॉप्स को उगाने के लिए, एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए किन किन प्रैक्टिसेस का यूज़ होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ना, कौन से स्टेप्स लेते हैं फार्मर्स कि एक अच्छी फसल तैयार होती है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन की चीज़ नहीं होती है ना। खेती जब फार्मर्स करते हैं उनको कई महीने लग जाते हैं एक अच्छी फसल को तैयार करने में। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे एक के बाद एक स्टेप का होना ज़रूरी है और हर एक स्टेप की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। उन स्टेप्स में कुछ भी मिसिंग है तो फिर एक अच्छी फसल तैयार नहीं होती है। तो वो स्टेप्स क्या हैं, उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप्स गिवन है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि मिट्टी की तैयारी, है ना। किसी भी फसल को तैयार करने से पहले जहाँ पे वो फसल उगानी है हमें, वो जो मिट्टी है, वो जो लैंड है, वो मिट्टी है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो मिट्टी अच्छी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी प्रिपरेशन होती है, उसको अच्छा बनाने की कुछ चीज़ें करी जाती हैं, कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो डिटेल में हम इनको समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सोइंग। सोइंग मीन्स बीज को बोना। मिट्टी तैयार हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, बीज को बोना। थर्ड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मिट्टी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, है ना। पानी भी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स में। जैसे आपको पता है कि बीज आपने अगर बो दिया, ड्राई कंडीशंस में वो बीज जर्मिनेट नहीं होता है ना। उस बीज में कुछ भी नहीं होगा अगर आपने पानी नहीं दिया। तो पानी भी समय समय पे क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है। किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, किसी क्रॉप को कम ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से सिंचाई होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो क्रॉप के साथ compete करते हैं, वो हम जो फसल उगाई गई है उन्हीं के साथ वो उग जाते हैं। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, और वो फिर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल, सनलाइट सब कुछ लेने लगते हैं। तो जो एक्चुअल फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो समय समय पे ये वीड्स को भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे होता है वो हम डिटेल में जब ये स्टेप को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई होती है। उसका भी समय होता है कि सही समय पे कटाई बहुत ज़रूरी है। कटाई होने के बाद जो फसल, जो भी अनाज या कुछ भी, सपोज सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ भी है, तो उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। उनका स्टोरेज होता है। स्टोरेज की भी कंडीशंस अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होती है। तो अब देखते हैं इन स्टेप्स को हम डिटेल में। नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप है क्रॉप या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में। जो है वो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या मतलब होता है इसका, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या मतलब है टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मीन्स मिट्टी को थोड़ा सा उलट पुलट करना होता है। क्या होता है उससे, मिट्टी थोड़ी पोली हो जाती है ना। पोली होने से क्या होता है, पोरस होने से क्या होता है कि अब मिट्टी के अंदर
हवा का जो एक्सचेंज है, एयर पास हो सकती है आराम से, और उसमें से जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं वो ईजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि जितने अच्छे से रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी ये सारी चीज़ें, रूट्स जितने अच्छे से मिट्टी के अंदर तक जाएंगे, पेनिट्रेट होंगे, उतने ही अच्छे से वाटर्स एंड मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर सकेंगे, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. मिट्टी में अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अर्थवॉर्म्स मीन्स केचुए, इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है अगर मिट्टी को लूजन कर दिया जाए। ये इनकी ग्रोथ से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू मिट्टी को लूजन अप किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग या फिर प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब ये टिलिंग और प्लोइंग करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स, कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है प्लो। प्लो का हिंदी मीनिंग होता है हल। ठीक है, हल कहते हैं प्लो को। आपने देखा होगा हल, देखिए इस तरीके का दिखता है। इस हल में सबसे पहले तो ये एक लॉग ऑफ वुड होता है, एक डंडा होता है, वुड का होता है। ये दो तरफ से, एक तरफ से तो ये ट्राइंगुलर प्लोशेयर कहते हैं इसको, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर से अटैच होता है जो मिट्टी को लूजन अप करने में मदद करता है, और एक तरफ से ये एक बीम से अटैच होता है, एक डंडे से अटैच होता है। ये देखिए बीम, जो कि बुल्स के नेक पे रख दिए जाते हैं। तो एक मैन को इस हल को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता था। ये पहले के टाइम में जनरली यूज़ करते थे फार्मर्स हल को। तो जैसे जैसे ये बुल्स आगे की तरफ मूव करते थे, तो पीछे ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है ये मिट्टी को ऊपर नीचे करता हुआ, टर्न करता हुआ मूव करता था ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से पुराने टाइम में यूज़ होता था हल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हल के जैसा ही एक टूल है, सिंपल सा टूल है, जिसको कहते हैं हो। ठीक है, ये हो, पहले तो इसका हम इमेज देखते हैं। ये देखिए इस तरीके का जो टूल है उसको कहते हैं हो। ये बहुत सिमिलर है हल के, इसमें भी एक लॉन्ग रॉड है, और ये भी एनिमल्स के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। एनिमल्स इसको पुल करते हैं। ये बीम जो है वो एनिमल के नेक पे अटैच होता है, रखा जाता है बेसिकली। और इस लॉन्ग जो लॉग है, ये जो डंडा सा है, इसके जो पीछे है यहाँ पे एक ब्लेड टाइप की अटैच होती है। ठीक है, थोड़ी सी बेंट ब्लेड अटैच होती है। ये ब्लेड वही काम करती है जो कि हल जो काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो हमने टूल्स देखे जो कि ट्रेडिशनल टूल्स हैं, पहले इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब आज की डेट में कल्टीवेटर का यूज़ होता है। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर इज़ अ ट्रैक्टर ड्रिवन टूल। ठीक है, ट्रैक्टर में अटैच होता है पीछे इस तरीके का स्ट्रक्चर, और ये जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे मूव होता है तो पीछे ये जो स्ट्रक्चर है ये सॉइल को लूजन अप करता रहता है। तो ये कल्टीवेटर ने क्या किया? लेबर एंड टाइम बोथ सेव किया, क्योंकि आपने देखा था प्लो और हो को, एक तो एनिमल्स भी उसमें रिक्वायर्ड थे, एनिमल लेबर भी था और ह्यूमन लेबर भी उसमें इंक्लूड होता था, और बहुत समय लगता था एक फील्ड को प्लो करने में। लेकिन जब से कल्टीवेटर का यूज़ हुआ तो इसने लेबर और टाइम दोनों को ही सेव किया। सो नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. तो sowing का मतलब होता है बीज बोना, और बीज को बोने से पहले ये ज़रूरी होता है कि अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए जाए। तो सबसे पहले तो बीज को बोने से पहले सेलेक्शन ऑफ सीड्स होता है। एक गुड क्वालिटी सीड्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं फार्मर्स। तो सिलेक्शन कैसे करा जाता है सीड्स का? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि आप एक बीकर लें। ठीक है, इस बीकर को हाफ वाटर से फिल कर दिया जाए, पानी से, और इसमें जब सीड्स डाले जाएंगे तो कुछ सीड्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ सीड्स जो है वो नीचे बैठेंगे, और उनमें से कुछ सीड्स, लाइटर सीड्स, हल्के जो होंगे, वो ऊपर ऊपर तैरने लगेंगे पानी के।
तो ये जो सीड्स ऊपर फ्लोट करने लगते हैं वाटर के, ये ही क्या है, डैमेज्ड सीड्स होते हैं। दीज आर डैमेज्ड सीड्स। वाई डैमेज्ड सीड्स? बिकॉज ये अंदर से हॉलो होते हैं, खोखले, ठीक है, इनमें कुछ होता नहीं है, ये डैमेज सीड्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनको अगर बो दिया तो प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इस वजह से सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है। अब जैसे आपने देखा था कि प्लोइंग, जब जो पहला स्टेप था प्लोइंग के केस में कुछ टूल्स और कुछ इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया गया था, उसी तरीके से सोइंग के लिए भी कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल मीन्स पहले जो टूल इस्तेमाल किया जाता था उसमें क्या होता था, देखते हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल क्या होता है? फनल इस शेप का होता है ना, फनल। अब इस फनल शेप के टूल में क्या होता था कि ऊपर से ऐसे बीज डाल दिए जाते थे और इसमें नीचे ये पाइप होती थी। तो ये जैसे ऐसे मूव करते थे, ये देखिए आप देख पा रहे होगे इमेज में कि बुल्स जो हैं वो इसको इनके नेक पे अटैच है, रख दिया गया है ये बीम, और बीम से अटैच है ये फनल, ठीक है, ये फनल अटैच है। तो इस फनल में देखिए सीड्स को डाला जा रहा है, और जैसे जैसे ये बुल्स आगे की तरफ मूव करेंगे तो पीछे इस फनल से सीड्स पाइप के रास्ते से होते हुए मिट्टी में गिरते जाएंगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें बहुत सारे मतलब बहुत टाइम कंज्यूम होता था और बहुत लेबर का यूज़ होता था, क्योंकि इसमें मैन ऑपरेटेड था, क्योंकि बुल्स को हाँकने के लिए किसी मैन की भी ज़रूरत होती थी और एनिमल्स की भी ज़रूरत तो होती ही थी, तो बहुत टाइम और लेबर लगता था। तो नाउअडेज सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग। सीड ड्रिल ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है, और इससे दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। मतलब सभी बीज एक इक्वल डिस्टेंस पे गिरते जाते हैं और ये मिट्टी में दबते जाते हैं। तो सोइंग यूजिंग द सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर, क्योंकि इसमें टाइम और जो लेबर है, क्योंकि इसमें एनिमल्स का यूज़ नहीं है, ट्रैक्टर से मूव हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा समय इसमें बच जाता है। एक साथ बहुत सारे सीड्स जो है बहुत बड़े फार्म में इजीली सो कर दिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स? तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद। तो इन दोनों में एक्चुअली होता डिफरेंस है, बट ये दोनों क्या काम करते हैं, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट्स की जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसकी भरपाई ये जो खाद होती है इनके थ्रू किया जा सकता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड to the soil in the form of nutrients for healthy growth of the plants are called manure and fertilizers। ऐसे substances जो मिट्टी में डाले जाते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाते हैं मिट्टी को, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाती है मिट्टी में उन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई होती है, और प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी करने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये खाद उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है सॉइल में। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स। प्लांट्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? सॉइल से। तो सॉइल में ही उन न्यूट्रिएंट्स, जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उनकी भरपाई करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, समय समय पर मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। कॉन्टीन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक दी सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक के बाद एक क्रॉप, एक ही तरीके का क्रॉप उगाते रहने से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, तो सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। तो इस वजह से फार्मर्स को मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की भरपाई की जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसको कहते हैं मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, जो हमें नेचुरली मिलता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जाता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट।
प्लांट या फिर एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके, है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है, मीन सड़ता है ना, और उसके बाद जो प्रिपेयर होता है वो ही मेन्योर होता है, खाद होती है, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को फील्ड में ही या फार्म में ही पिट्स में, मीन्स गड्ढों में डालते चले जाते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि वो डिकम्पोज हो जाए, धीरे धीरे करके वो सड़ता जाए, और इसी डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, मेन्योर तैयार होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। तो अभी आपने देखा मेन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बट फर्टिलाइजर एक केमिकल है। ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करे जाते हैं, इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हम इनको बना सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि भाई फैक्ट्री में बना रहे हैं हम इन्हें, तो हमें जिस भी न्यूट्रिएंट का फर्टिलाइजर चाहिए उस हिसाब से हम इनको कस्टमाइज करके बना सकते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर, ये मेन्योर से कैसे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज मेन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मेन्योर को काउ डंग या एनिमल वेस्ट या फिर प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है, वेयर एज फर्टिलाइजर्स को केमिकली बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे कि यूरिया, बहुत कॉमन जो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके। एनपीके शॉर्ट में कहते हैं, वैसे एन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटेशियम। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर ईल्ड, ठीक है। बेटर ईल्ड मतलब बहुत अच्छी पैदावार होती है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से, जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अनाज जो है वो पैदा किया जा सकता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि केमिकली प्रोड्यूस करी जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा यूज़ करने से फर्टिलाइजर्स का जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाता है, धीरे धीरे करके सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी जो कैपेसिटी है, अच्छी फसल उगाने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो वाटर पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा सोर्स होते हैं, क्योंकि ये जो केमिकली जो खाद हम डालते हैं खेतों में, जब रेन होती है या किसी भी रेन के थ्रू ही बेसिकली जब ये नदियों में मिलता है जाके, तो ये जो जितना भी केमिकल होता है वो सारा नदी में भी चला जाता है और इस वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो एक और मेथड है जिससे न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश किया जा सकता है मिट्टी में विदाउट यूजिंग द फर्टिलाइजर। वो क्या होता है, मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑल्टरनेटिवली क्रॉप को लगाइए। जैसे कि एक बार अगर कोई सपोज एक बार चना लगा दिया, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फसल लगाई वो लगा दी गेहूं की, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लगाई वो लगा दी चने की। मतलब उससे क्या होगा कि चने की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो अलग है, वो मिट्टी में से कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट लेगा, और वीट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। तो एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स नहीं ख़त्म होते हैं मिट्टी में और रिप्लेनिश होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फलियों में ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, फली, जैसे कि मटर हो गया, है ना, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है, फलियों में होते हैं, फलियों पॉड्स में होते हैं ना। एक फली होती है जिसके अंदर ऐसे फली होगी, आपने मटर देखा उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दाने होंगे। तो इस तरीके के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। अब ऐसे प्लांट्स के रूट्स में, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसका काम ये होता है कि वो नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट है ना नाइट्रोजन, तो उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब ऐसे फॉर्म में जिनको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो ये राइजोबियम का काम ये होता है कि वो जो गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको कन्वर्ट कर देता है ऐसे फॉर्म में कि मिट्टी में उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्लांट उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब वो नाइट्रोजन ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किन प्लांट्स में है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में है, चना, मटर, इन सब प्लांट्स में। तो अगर
इनको भी, इन प्लांट्स को भी बीच बीच में मिट्टी में लगाया जाए तो नाइट्रोजन की जो भरपाई है वो मिट्टी में हो जाएगी, क्योंकि इसमें रहने वाला बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन की अबंडेंस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। नंबर 1 इज फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, मैन मेड है, आर्टिफिशियली बनता है। वेयर एज मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, कैसे बनता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू, एनिमल और प्लांट के वेस्टेज को डिकम्पोज करके ये बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, वेयर एज मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, के खेतों में ही बन जाता है। थर्ड इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई भी फर्टिलिटी बढ़ाने का कारण, कई बार ह्यूमस क्या होता है? एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है जो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी में ही, उससे क्या होता है? प्लांट जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो फर्टिलाइजर से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है मिट्टी को, लेकिन मैन्योर क्या होता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फोर्थ इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो इनमें न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छी मात्रा में डाल दिया जाता है। वेयर एज मैन्योर थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, फर्टिलाइजर्स से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें इतना न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है मैन्योर, लेकिन हाँ, मैन्योर का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। क्यों बेटर कहा जा रहा है? क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। क्या करता है मैन्योर? इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी में वाटर को होल्ड करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट इज इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। पोरस मीन्स पोला बनाता है मिट्टी को, है ना, एयर का, गैसेस का आना जाना ईजी हो जाता है मिट्टी के अंदर। थर्ड इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जब क्योंकि एयर का आना जाना अच्छा हो रहा है ना, वाटर की रिटेंशन अच्छी हो रही है, तो इसमें हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, अर्थवॉर्म्स, इन सब की ग्रोथ के लिए मतलब ये इन सब की ग्रोथ को बढ़ाता है मैन्योर। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, मतलब टेक्सचर ऑफ द सॉइल मीन्स मिट्टी की बनावट ऐसी होती है कि उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें अगर वाटर होल्ड हो पा रहा है और उसमें हेल्दी माइक्रोब्स पनप पा रहे हैं, तो टेक्सचर क्या है सॉइल का, वो अच्छा हो जाता है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स तक कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम बाकी का कंटेंट इस चैप्टर का, जैसे कि इरिगेशन एंड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग वगैरह जो रिमेनिंग कंटेंट है वो कवर करेंगे। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।